कहते हैं मैं जनेऊधारी हूं, मैं जनेऊधारी हूं। ये ऐसे जनेऊधारी हैं, इनको ये नहीं मालूम कि जनेऊ ऐसे पहना जाता है या ऐसे पहना जाता है और कब किस समय पहना जाता है, ये बन गए। अब नया नया ऐसा भी होता है, नए नए कोर्स में जब आते हैं तो गलतियां तो होती ही हैं। अब हमने तो नहीं कहा था कि राम जी 13 वर्ष के लिए वनवास गए थे, लेकिन आप लोग भी उनकी गलतियां पकड़ लेते हैं। ऐसा है, अब पहले तो राहुल जी की पकड़ते थे, अब प्रियंका जी की भी पकड़ लेते हैं। पकड़ नहीं लेते हैं, कानों में चुभती हैं, क्योंकि बचपन से संस्कार पाए हम लोगों ने। हम एक्टिंग नहीं करते, हम आपके सामने जो बोल रहे हैं वो हम कोई सोच समझ करके नहीं बोल रहे हैं, ये निकलता है क्योंकि हम जीते हैं इसको, हम इसी तरीके से जीते हैं। ये लोग, अब इन लोगों को करना पड़ता है क्योंकि इनको ट्यूटर किया जाता है। मैंने तो पार्लियामेंट में कहा था, ये ट्यूटर्ड स्टेटमेंट बड़ा वायरल हुआ आपका वो स्टेटमेंट। तो अब जब या तो ट्यूशन लो तो पूरा लो जी, अब वो भी आधा अधूरा लेके आ जाते हो। पढ़ना लिखना तो पूरा करो। राम जी ने जब 13 वर्ष का वनवास लिया, पर वो शॉक्ड हो गए थे पार्लियामेंट में तो काफी। अब देखिए, वो शैटर्ड भी हुए, शॉक्ड भी हुए। अब शैटर्ड के कौन कारणों से हुए वो तो मैं नहीं जानता, वो तो उनका व्यक्तिगत जीवन होगा, वो किस लिए शैटर्ड हुए होंगे। शौक तो उनको होना ही था, क्योंकि वो ओबीसी की बात कर रहे हैं, जिस राजीव गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर कहा ना जात को ना पात को, जिसने ओबीसी के रिजर्वेशन का विरोध किया, जो उनकी परदादी ने काका कालेलकर रिपोर्ट को पहले 12 साल तक बंद रखा, अंत के 2 साल में उसको रिजेक्ट किया, जिस मंडल कमीशन को इंदिरा गांधी और उनके पिताजी, पूज्य पिताजी राजीव गांधी ने ठंडे बस्ते में डाला, वो आज ओबीसी की बात करने लगे। तो ये वैसे ही है, आजकल राम की बात करने लगे, अब ओबीसी की बात। ये फैशन के अनुसार चलते हैं, जो इशू आता है ना उसको फैशन की तरह, जो अब ओबीसी ओबीसी ओबीसी, इसलिए क्योंकि आज भारत का ओबीसी ये गर्व महसूस करता है और भारत की जनता ये गर्व महसूस करती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो ओबीसी के होते हुए दुनिया के सबसे बड़े शख्सियत बने हैं, एक नेता बने हैं। देखिए, अब एक और सवाल है, मैं जातीय जनगणना पर मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं इंडिया गठबंधन पर आना चाहता हूं। इंडिया गठबंधन बहुत जोर शोर से बना, सब लोग एक साथ आए, सबने सोचा कि बीजेपी और मोदी को हम हराएंगे, लेकिन अखिलेश जी और कमलनाथ जी के बीच में जो तू मैं हुई, उसके बाद काफी पानी उतरा है। उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, देखने की क्या बात है, ये तो मैंने तो उसी दिन कहा था ये तो फोटो सेशन है, खिंचा लो। पर उस फोटो सेशन में भी मैंने देखा किसी का धड़ इधर था, किसी का मुंह उधर था, एक लाइन में खड़े होकर के भी कहीं कोई कहीं देख रहा था, लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो। ये कहां देख रहे हैं, कौन बात कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो ये इस तरीके के लोग खड़े थे वहां पर। अब वास्तविकता धरातल पर जब हम जाते हैं तो हमारे को पता है कि ये इनकी इच्छा हो सकती है और हम भी चाहते हैं इकट्ठे हों, ठीक है, लड़े, हमारे को कोई आपत्ति थोड़ी ना, हम प्रजातंत्र है, हम किसी को रोक तो नहीं सकते हैं। लेकिन जब आधार गलत होता है तो वह इमारत टिकती नहीं है। अखिलेश जी ने तो कह दिया कि कांग्रेस चालू पार्टी है। ऐसे अभी और बयान आएंगे। अभी आप कमलनाथ जी ने कह दिया कि सन 24 तक आप इंतजार तो कीजिए, आपको ऐसे बयानों की बाहर लगेगी। मैं चलिए अगले सवाल पर आता हूं। हिंदुत्व को लगातार गाली देने का सिलसिला जारी है। मैं किसी नेता का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उत्तर से दक्षिण तक, दक्षिण से उत्तर तक हमने कई नेताओं के बयान सुने हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? कभी मां लक्ष्मी को, कभी किसी विषय को लेकर, कभी सनातन को इरेडिकेट करने की बात होती है। बतौर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, व्हाट्स योर व्यू? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो इस काम में लगे हैं और ये इकोसिस्टम में, चाहे साउथ हो चाहे नॉर्थ हो, ये एक ही तरह के लोग हैं और ये एक ही विचारधारा या ब्रीड से जुड़े हुए लोग हैं। इन लोगों का काम है समाज को खंडित करो, देश को कमजोर करो, देश को विभाजित करो, जितने भी खंडन हो सकता है उसको खड़ा करो, ये उनका उद्देश्य है। और दूसरा, जहां तक सनातन का सवाल है, हम लोगों ने सबसे पहले कहा कि यह विश्वास का विषय है और सनातन हमेशा रहा है, चिरकाल से रहा है। इस तरीके के वक्तव्य देना, यह कोई जो व्यक्ति दे रहा है वो अकेला नहीं दे रहा है। अगर अकेला दे रहा होता तो कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं इसका विरोध किया? यह एक इकोसिस्टम का पार्ट है। दे आर ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ
आप कहते हैं रणनीति है ये। हाँ, रणनीति, और रणनीति में भी भारत को कमजोर कैसे किया जा सकता है, विभाजित कैसे किया जा सकता है, और इसमें मुसीबतें कैसे लाई जा सकती हैं, इसका प्रयास। लेकिन एक चीज है कि सनातन का विरोध एक बार हो तो समझ में आता है, कई बार इस तरह के बयान आए, और उसके साथ साथ जातीय जनगणना को जोड़ दिया जा रहा है। देखिए, जातीय जनगणना एक अलग चीज है जी। जातीय जनगणना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में थी, जब वो जातीय जनगणना नहीं, सर्वे कराया, सर्वे सॉरी, तो उन्होंने सर्वे किया, तो ठीक है, जानकारी होनी चाहिए, हम लोगों ने भी उसमें साथ दिया। लेकिन जो उनका उद्देश्य है वो कोई जातिगत सर्वे के माध्यम से उस समाज को बढ़ाने का नहीं है, इससे अपनी राजनीति को साधने का है। एक पर्टिकुलर वर्ग और एक पर्टिकुलर धर्म, उनका तो जनगणना में अंक बढ़ जाता है, और जो अति पिछड़े हैं, कमजोर हैं, ओबीसी हैं, वो और कमजोर हो जाते हैं, उनकी संख्या घट जाती है। तो ये राजनीतिक प्रेरित है, ये उद्देश्य इनका कोई समाज में जो पीछे रह गए हैं उनको लाना नहीं है, इसके माध्यम से अपनी राजनीति को मजबूत करने का उद्देश्य। एक सवाल कि जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस ने एक बड़ा स्टैंड लिया कि जहां जहां उनके शासित राज्य है वहां पे वो जातिगत जनगणना कराएगी। क्या आपको लगता है बीजेपी को फंसाने के लिए है, बीजेपी को ट्रैप करने के लिए? कांग्रेस पार्टी का मैंने फिर कहा, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, हो आप किसका नाम ले लिया, कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना ही नहीं है जनता से। कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है कि देश का भला किस चीज से हो रहा है। कांग्रेस पार्टी का मतलब है कि आजकल समाज में कौन सी बात है जिसको हम पकड़ लें और उसके सहारे हम सरकार में पहुंच जाए, सत्ता में पहुंच जाए, ये उसका उद्देश्य है। एग्जाम्पल देता हूं, अभी मैंने कहा आप 40 साल ओबीसी के खिलाफ काम करते रहे, 40 इयर्स, आज आपको ओबीसी सूझने लग गया। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने समाज का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में जो बेचारे पीछे रह गए थे उनको मुख्यधारा में शामिल कर लिया और वो ताकत बन करके खड़े हो गए, तो आज आप ओबीसी का गाना गाने लग गए। आप राम काल्पनिक बोलते थे, आज एफिडेविट देते थे, आज आप मंदिरों में जाकर के घंटी बजाने लग गए। तो आपने अब जिनका नाम आपने लिया, अब ये बोलेंगे कि हम आज इसके लिए खड़े हैं। कौन पूछता है? इनकी सिंसियरिटी कहां है? इनकी सिंसियरिटी एक चीज से है, येन केन प्रकारेण हमको सत्ता में लाने के लिए कुछ भी करना पड़े वो हम करने के लिए। लेकिन इनकी एक स्ट्रैटेजी कर्नाटक में काम करी, कर्नाटक में बीजेपी को अब तक की सबसे बड़ी हार देखने को मिली। ठीक है, उसके कारण अलग हो सकते हैं, लेकिन जहां तक आपने गारंटी की बात की, एक चीज की गारंटी है, जहां जहां कांग्रेस की सरकार होगी वहां घोटाले, स्कैम, घपला जरूर होगा, यह बात पक्की है। अब ये कैसे? एक और जी, दूसरा जो आपने कहा गारंटी के बारे में, ये हमारे हिमाचल में कह करके आए थे कि हम 500 रुपए महिलाओं को देंगे, बेचारी वहां इंतजार कर रही हैं। सिलेंडर सस्ता करेंगे, बेचारे वहां इंतजार कर रहे हैं। बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो नौजवान इनको ढूंढ रहे हैं, गली गली द्वारे द्वारे, ये घूमने लायक नहीं हो गए हैं। तो ये तो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, चढ़ गई एक बार, और मैंने फिर कहा उसके कारण अलग हो सकते हैं। उसके कारण गारंटी पर कोई विश्वास करता है आज, तो वह मोदी की गारंटी पर विश्वास करता है, ये बात पक्की है। अब ये सवाल जो है, ये देश के करोड़ों लोगों के लिए का सवाल है, वो है कि अयोध्या में रामलला का मंदिर, उसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हो रही है। विपक्ष को बहुत शिकायत है, राहुल गांधी को शिकायत है, अरविंद केजरीवाल को शिकायत है कि उन्हें नहीं बुलाया जा रहा। मैं नहीं जानता, देखिए ये काम राम जन्मभूमि का ट्रस्ट करता है, ये राम जन्मभूमि के ट्रस्ट का कार्य है, वो जाने, और उनका क्या, और ये सच है कि गलत है ये भी मैं नहीं जानता हूं। हमारे लिए तो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास ये रहता है। पर 2024 के चुनाव के लिए राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को रखी गई है। विपक्ष का यह भी आरोप है, पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं आप लोग बेसिकली। अमित जी देखिए, जो कांग्रेस का नेता सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होकर के बोले कि राम जन्मभूमि को अभी लटकाओ, ये विषय अभी नहीं आना चाहिए, तो ये राम जन्मभूमि जो करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है, उसको कांग्रेस पार्टी चुनाव की दृष्टि से देखती है। तो ऐसे लोगों को तो डर लगेगा ही लगेगा, जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो ये राम भक्तों की भी विजय होगी और राम भक्तों को अच्छा भी लगेगा, तो ये उनको तकलीफ तो होनी ही है। नड्डा जी, एक सवाल मैं दिल से आपसे पूछना चाहता हूं, जब राम मंदिर का आंदोलन हो रहा होगा तब आप भी सक्रिय राजनीति में ना भी हो, लेकिन
आप मैं उस समय भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो बतौर युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। रामलला का मंदिर भव्य दिव्य मंदिर बनने जा रहा है। तब आपने कभी सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि रामलला का मंदिर वहीं बनेगा जो नारे आप लगाते थे, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, वो सिद्ध होगा? ये सिर्फ मैं ही नहीं सोचता था, करोड़ों लोगों की आस्था थी, करोड़ों लोगों की आस्था थी जी कि मंदिर वहीं बनेगा। और यही आस्था, और मंदिर हमने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया, स्वयं राम ने रास्ता बनाया और ये बना, ये हम सबको मालूम है। जी अगला सवाल, अगले एक दो सवाल ही बचे हैं। राहुल गांधी पर एक सवाल है मेरा कि कांग्रेस का मानना है, और एक हमने भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की इमेज में एक मेकओवर देखा है। क्या आपको लगता है राहुल गांधी अब ज्यादा सक्रिय रहने लगे हैं एक्टिव पॉलिटिक्स में, और वो आपके लिए चिंता की बात है? बिल्कुल नहीं चिंता की बात है। अच्छा है, घूमे, जितना घूमे अच्छा ही है। आप हमारी बात को समझ नहीं पाए। जितना घूमेंगे ठीक रहेगा, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं वो है। विदेश, लेकिन अब आपने भारत जोड़ो यात्रा की बात की, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में लोगों ने रात को हॉस्टल में नारे लगाए, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। अफजल कौन था? अफजल वो था जो पार्लियामेंट के अटैक का मास्टरमाइंड था। और आगे नारा लगा, भारत होंगे तेरे टुकड़े टुकड़े इंशा अल्लाह इंशा अल्लाह। ये दो नारे लगे, हां या ना? लगे। अब राहुल गांधी दूसरे दिन, अच्छा क्या कहा? हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। कातिल कौन हुआ? सुप्रीम कोर्ट का जज जिसने फांसी सुनाई अफजल को। कातिल कौन हुआ? उस समय के भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, जिन्होंने पार्डन करने से इनकार कर दिया, वो कातिल हो गए। और हम शर्मिंदा हैं कि तेरे कातिल जिंदा है। उसके दूसरे दिन राहुल गांधी इन लोगों के साथ जेएनयू में खड़े हुए कि नहीं हुए? आज दिन तक माफी मांगी क्या? तो ये जोड़ो यात्रा कर रही है, तोड़ने वाली यात्रा के निकले हुए। ये तो तोड़ने वाले लोग हैं, ये तो देश को खंडित करने वाले लोगों के साथ खड़े हैं। और जो व्यक्ति, राजनेता, अपनी गलती के लिए, आप हमको पकड़ लो कि ये तुमने स्टेटमेंट दिया आज के दिन, और मैं 10 दिन बाद मैं गलत प्रूव होता हूं, तो मुझे पब्लिक के सामने कहना चाहिए, आई एम सॉरी, मेरे फैक्ट्स गलत थे और मैं इसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। जब आप क्षमा नहीं मांगते हो तो ऐसे लोगों को मैं क्या कहूंगा? ये सब लोग समय को, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बार बार ये वोट कैसे मिले इसकी चिंता कर रहे हैं, और इसके लिए किसी के साथ भी खड़ा होना पड़े, खड़े होने के लिए आप कहते हैं कि वो घूमे, वो विदेश घूमते हैं, वो कहते हैं भारत में लोकतंत्र नहीं है, अल्पसंख्यक खतरे में है, लगातार बोलते हैं। इंडिया में लोग सुनते नहीं है, इसलिए विदेश में जाके बोलते हैं। मैं बिहार की बात करना चाहता हूं। बिहार आपके दिल के बहुत करीब है, मुझे पता है, क्योंकि आपने वहां पे लंबे अरसे तक अपनी राजनीति करी। लेकिन क्या आपको लगता है कि पिछले कुछ दिनों में जो बात नीतीश कुमार ने बोली, चाहे वो महिलाओं के संदर्भ में हो, बाद में बोला गया वो एक सेक्स एजुकेशन थी, चाहे वो आपके सहयोगी जीतन राम मांझी के संदर्भ में हो कि इन्हें गलती से मुख्यमंत्री मैंने बना दिया था, क्या कहना चाहते हैं? नीतीश कुमार आपके पुराने अलाए रहे हैं, अब नहीं है साथ में। देखिए, जब तक हमारे साथ रहे तब तक तो ठीक ठाक रहे। अब हमारे से जब संगत बिगड़ जाती है तो जवान बिगड़ जाती है। तो संगत बिगड़ गई, इसीलिए तो कहते हैं सत्संग होता है। तो सत्संग खत्म हो गया, तो अब ऐसे ऐसे दिमाग में ख्याल आने लगे, जो उन्होंने विधानसभा में कहा वो सब आपने भी सुना, मैं क्या बोलूं उस पर। तो ये जब से वो हमसे अलग हुए तब से उनके रास्ते भी अलग हो गए और उनको जमीन भी नजर आ गई, नजर दिला दी लोगों ने। अब इंडिया अलायंस भी उनको कितनी उनको स्थान देता है ये भी आपको मालूम है। तो ये होना ही है, और मैं ये मानता हूँ कि इसमें जो लोग सही रास्ते से भटकते हैं उनको राजनीति में भटकना ही पड़ता है और कोई रास्ता नहीं रहता।